नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे वैश्विक चक्रव्यूह को समझने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन इसकी हर एक कमान सीधे आपके घर के बजट, आपकी बचत और आपके देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आज सुबह जब आपने अखबार देखा होगा या टीवी पर न्यूज़ सुनी होगी तो दो खबरें सबसे ज्यादा चर्चा में थीं। पहली खबर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने पूरे देश की जनता से एक बेहद हैरान करने वाली अपील की। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक अगले 1 साल तक सोना यानी फिजिकल गोल्ड न खरीदें। दूसरी खबर सुदूर पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी भीषण और विनाशकारी जंग छिड़ चुकी है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि भला सुदूर रेगिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत के सोने की दुकान से क्या लेना देना। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक भारतीयों को सोना खरीदने से क्यों रोक दिया? ईरान ने आखिर उस समुद्री रास्ते को क्यों बंद कर दिया जिसे दुनिया की जीवन रेखा कहा जाता है? और इस पूरे खेल में दुनिया के बाकी देश जैसे चीन, रूस, इजरायल और भारत क्या कर रहे हैं? आज के स्पेशल वीडियो में हम बिना किसी फालतू बात के, बिना किसी ड्रामे के इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से लेकर आज की यानी मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट तक विस्तार से समझेंगे। आपके दिमाग में चल रहे हर एक छोटे बड़े डाउट को आज हम हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमें इस महासंकट को 4 अलग अलग कड़ियों में तोड़कर देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस कहानी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, जो सीधे हमारे देश भारत और पीएम मोदी की उस अपील से जुड़ी है जिसने पूरे देश के सराफा बाजार में हड़कंप मचा दिया है। बात को बहुत ही बुनियादी स्तर से समझते हैं। हम भारतीयों का सोने से यानी गोल्ड से एक अलग ही किस्म का भावनात्मक और सांस्कृतिक लगाव है। हमारे यहाँ शादी ब्याह हो, कोई बड़ा त्योहार हो या फिर भविष्य के लिए बचत करनी हो, सोना हमारी पहली पसंद होता है। लेकिन इस सिक्के का एक बहुत ही कड़वा और भयानक आर्थिक पहलू भी है। भारत के पास अपनी जमीन के नीचे सोने की खदानें न के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम हर साल जो सैकड़ों टन सोना खरीदते हैं, उसका लगभग 90 से 95% हिस्सा हमें विदेशों से इंपोर्ट यानी आयात करना पड़ता है। जब भारत बाहर के देशों से सोना खरीदता है तो उसका भुगतान भारतीय रुपयों में नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हमें उस सोने की कीमत अमेरिकी डॉलर में चुकानी पड़ती है। किसी भी देश के पास विदेशी सामान खरीदने के लिए जो डॉलर का रिजर्व होता है उसे हम विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। अब जरा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत को देखिए, जिसके बिना हमारा देश एक दिन भी नहीं चल सकता। वो है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल, डीजल और गैस बनती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता है। तेल के लिए भी हमें हर महीने अरबों खरबों डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। सामान्य दिनों में भारत का ये फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास आईटी सेक्टर से, एक्सपोर्ट से और बाहर रहने वाले भारतीयों की कमाई से लगातार डॉलर आते रहते हैं। लेकिन जब दुनिया में कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो पूरा गणित बिगड़ जाता है। अब इस गणित को साल 2026 के मौजूदा हालात में रखकर देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। जो कच्चा तेल पहले एक सामान्य कीमत पर मिल रहा था, उसकी कीमत अब आसमान छू रही है। भारत एक विकासशील देश है। हमारी गाड़ियां, हमारे कारखाने, हमारे मालवाहक ट्रक, हमारी ट्रेनें बिना डीजल पेट्रोल के नहीं चल सकती। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत को चाहे कितनी भी ऊंची कीमत चुकानी पड़े, हमें तेल तो खरीदना ही पड़ेगा। तेल महंगा होने की वजह से भारत के खजाने से डॉलर बहुत ही तेजी से बाहर बह रहे हैं। हमारा तेल का बिल लगभग दोगुना हो चुका है। यहीं पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री मोदी के उस रणनीतिक फैसले की। देश के आर्थिक सलाहकारों और रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने जब आंकड़ों का विश्लेषण किया तो पाया कि अगर भारत को इस वैश्विक मंदी और युद्ध के झटके से बचाना है तो हमें अपने डॉलर की बर्बादी को हर हाल में रोकना होगा। चूंकि हम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ने उस दूसरी सबसे बड़ी चीज पर निशाना साधा जिस पर भारतीय सबसे ज्यादा डॉलर खर्च करते हैं, और वो चीज है सोना। पिछले कुछ सालों में भारत का सोने का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अगर इस युद्ध के माहौल में भी भारतीय लोग धड़ाधड़ सोना खरीदते रहे तो तेल के महंगे बिल और सोने के इस भारी आयात की दोहरी मार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह खाली कर देगी। जरा सोचिए, अगर भारत का डॉलर भंडार खत्म हो गया तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की वैल्यू कौड़ियों के भाव हो जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपया बेहद कमजोर हो जाएगा। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों से आने वाली हर एक चीज, चाहे वो मोबाइल के पार्ट्स हों, दवाइयों का कच्चा माल हो या फैक्ट्रियों की मशीनें, सब कुछ बेहद महंगी हो जाएंगी। देश में एक ऐसी बेकाबू महंगाई आ जाएगी जो आम आदमी की कमर तोड़कर रख देगी।
श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों ने हाल के वर्षों में जो आर्थिक तबाही झेली, उसके पीछे भी यही वजह थी कि उनका डॉलर भंडार खत्म हो गया था। भारत को उस दलदल में फंसने से बचाने के लिए पीएम मोदी ने देश की जनता से एक बड़ी आर्थिक कुर्बानी और देशभक्ति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल तक फिजिकल सोना यानी सोने के गहने, सिक्के या बिस्कुट मत खरीदो। सरकार का इरादा सोने पर बैन लगाना नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि जनता स्वेच्छा से अपनी इस मांग को रोक दे। अगर किसी को निवेश ही करना है तो वो डिजिटल गोल्ड या सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाए, जिससे पैसा देश के भीतर ही रहे और बाहर के देशों को डॉलर न देना पड़े। ये भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाया गया एक बेहद कड़ा लेकिन जरूरी कदम है। अब जब आप भारत की इस मजबूरी को समझ गए हैं, तो अब इस कहानी की दूसरी और सबसे बड़ी कड़ी पर चलते हैं, वो जंग जिसने पूरी दुनिया की चैन नींद उड़ा रखी है, यानी अमेरिका और ईरान का युद्ध। ये युद्ध अचानक एक दिन में शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव कई सालों के तनाव, कूटनीतिक विफलताओं और परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर टिकी है। साल 2026 की शुरुआत से ही ईरान के भीतर हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे। ईरान की जनता वहां की सख्त धार्मिक और सैन्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी। पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए अपनी कुख्यात सेना और पुलिस का इस्तेमाल किया, जिससे देश के भीतर मानव अधिकारों का भारी हनन हुआ। ईरान के इस अंदरूनी संकट पर अमेरिका बहुत बारीकी से नजर गड़ाए बैठा था। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी थी, जो ईरान को लेकर हमेशा से बेहद आक्रामक रुख रखती है। अमेरिका ने ईरान की इस आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाने की सोची। उसने मानवाधिकारों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर मिडिल ईस्ट में, खासकर फारस की खाड़ी के आसपास, अपनी नौसेना और वायुसेना की एक ऐसी भारी तैनाती कर दी जो साल 2003 के इराक युद्ध के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती थी। तनाव का ये गुब्बारा हवा से इतना भर चुका था कि इसे फटने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी लगी 28 फरवरी 2026 को। इस तारीख को इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। अमेरिका और उसके सबसे पक्के सहयोगी देश इजरायल ने मिलकर एक बेहद खुफिया और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने ईरान की सीमा के भीतर घुसकर उसके परमाणु ठिकानों और मुख्य सैन्य अड्डों पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला यानी एयर स्ट्राइक कर दी। इन हमलों का मुख्य निशाना ईरान के नतांज और फोर्डो जैसे इलाकों में बने हुए बंकर थे, जहां ईरान चुपके से अपना यूरेनियम संवर्धित कर रहा था ताकि परमाणु बम बना सके। इन हमलों की तीव्रता इतनी खतरनाक थी कि ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पंगु हो गया। इस हमले में केवल ठिकाने ही तबाह नहीं हुए, बल्कि ईरान की सेना के कई शीर्ष कमांडर और खुफिया अधिकारी भी मारे गए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के ठिकाने को भी निशाना बनाया गया था। इस अप्रत्याशित और सीधे हमले ने ईरान को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। किसी भी संप्रभु देश के लिए ये उसकी संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला था। ईरान के पास चुप बैठने का कोई विकल्प नहीं था। अगर वो चुप रहता तो उसकी सरकार अपने ही देश के लोगों के सामने गिर जाती। इसलिए ईरान ने अपने पूरे सैन्य तंत्र को एक्टिव किया और इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार कर दिया। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजे खोल दिए और एक साथ सैकड़ों की तादाद में सुसाइड ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल के शहरों और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दाग दी। इराक, सीरिया और जॉर्डन में बने अमेरिकी बेस इस हमले की चपेट में आ गए। आसमान मिसाइलों की रोशनी से लाल हो गया। हालांकि अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम और इजरायल के आयरन डोम ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन ईरान के इस भारी हमले ने ये साफ कर दिया कि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और इजरायल का असली मकसद क्या है? वे ईरान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इसलिए इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता। दूसरा कारण है मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता प्रभाव। ईरान कई ऐसे गुटों को पाल रहा है जो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के इस पूरे नेटवर्क को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा छिपा हुआ एजेंडा है रिजीम चेंज, यानी ईरान की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां एक ऐसी सरकार लाना जो अमेरिका की बात सुने। जब यह युद्ध इस भयानक स्तर पर पहुंच गया तो ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर की कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसा रणनीतिक कार्ड खेला जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घोट दिया। और यही हमारी कहानी की तीसरी कड़ी है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट। नक्शे पर अगर आप ध्यान से देखें तो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ का रास्ता केवल एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से होकर खुले समंदर में निकलता है।
इसी संकरे रास्ते को हम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य कहते हैं। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर इतनी कम है कि वहां से जहाज़ों को गुजरने के लिए बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। भौगोलिक रूप से इस रास्ते के एक तरफ ईरान की सीमा है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई की। अब इस रास्ते की अहमियत को आंकड़ों से समझिए। दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल जो समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश जाता है वो इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कुवैत, कतर और इराक, इन सभी देशों के तेल के बड़े बड़े जहाज यानी सुपर टैंकर्स इसी रास्ते से होकर भारत, चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका जाते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इन देशों का तेल खाड़ी के भीतर ही बंद होकर रह जाएगा। ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि पारंपरिक युद्ध में वो अमेरिका की विशाल नौसेना, उसके विमानवाहक पोतों और आधुनिक फाइटर जेट्स का मुकाबला आमने सामने की जंग में लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असमान युद्ध की रणनीति अपनाई और हॉर्मुज़ के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। ईरान ने इस संकरे रास्ते में समुद्री बारूद यानी माइंस बिछा दी, अपनी एंटीशिप मिसाइलों को पहाड़ों पर तैनात कर दिया और अपनी तेज गति से चलने वाली छोटी लड़ाकू नावों को जहाज़ों का शिकार करने के लिए समंदर में उतार दिया। ईरान ने ऐलान कर दिया कि जब तक उस पर हमले बंद नहीं होंगे वो यहां से एक भी जहाज़ को गुजरने नहीं देगा। अब बात करते हैं कि ईरान को इस नाकेबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। ईरान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उसने अमेरिका और पूरी पश्चिमी दुनिया की सबसे कमज़ोर नस को दबा दिया। पश्चिमी देशों की पूरी चकाचौंध और उनकी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। जैसे ही हॉर्मुज़ बंद हुआ, दुनिया में तेल की हाहाकार मच गई। ईरान ने अमेरिका को ये संदेश दे दिया कि अगर तुम हमें तबाह करोगे तो हम तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की अर्थव्यवस्था को जिंदा दफन कर देंगे। इस ब्लॉकचेन की वजह से सऊदी अरब और यूएई जैसे ईरान के दुश्मन देश भी बैकफुट पर आ गए, क्योंकि उनका अरबों डॉलर का तेल बंदरगाहों पर सड़ने लगा। ईरान ने इस नाकेबंदी को एक कूटनीतिक हथियार बना लिया ताकि दुनिया के बाकी देश अमेरिका पर दबाव बनाएं कि वो ईरान से अपनी सेना पीछे हटाए। लेकिन इस फायदे के साथ ईरान को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ईरान खुद भी अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, जिससे उसकी बची कुची इकनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वो पूरी दुनिया की नज़रों में एक विलेन बन चुका है, क्योंकि उसके इस कदम से उन देशों को भी नुकसान हो रहा है जो इस जंग में शामिल नहीं थे। और दुनिया का क्या नुकसान हुआ? नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना करना भी डरावना है। जैसे ही हॉर्मुज़ का रास्ता बंद हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें $100, $125 को पार करते हुए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। पूरी दुनिया में जहाज़ों को ले जाने वाली शिपिंग कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जो जहाज़ रिस्क लेकर जा भी रहे थे, उनका समुद्री बीमा यानी इंश्योरेंस प्रीमियम 1000% तक बढ़ गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि दुनिया भर में माल ढुलाई महंगी हो गई। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि समंदर के रास्ते आने वाला अनाज, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद सब कुछ महंगा हो गया। यूरोप के कई देशों में फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गईं क्योंकि उन्हें चलाने के लिए ईंधन नहीं मिल रहा था। भारत जैसे देश जो अपनी तरक्की की रफ्तार को बढ़ा रहे थे, उन्हें अपनी पूरी ताकत और पैसा सिर्फ महंगा तेल खरीदने में झोंकना पड़ रहा है। इस एक रास्ते के बंद होने से दुनिया मंदी और भयंकर महंगाई के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गई है जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं सूझ रहा। अब आते हैं इस पूरी कहानी की चौथी और सबसे आखिरी कड़ी पर कि आखिर आज की तारीख में यानी मई 2026 में इस युद्ध के मैदान से क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है और दुनिया के बाकी देश इस पर क्या रुख अपना रहे हैं। स्थिति इस समय बेहद नाजुक और पल पल बदलने वाली बनी हुई है। अप्रैल के महीने में जब दुनिया भर में हाहाकार मचा तो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक बड़ी कूटनीतिक पहल की थी। चीन की अपनी मजबूरियां हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी अर्थव्यवस्था भी इस संकट से चरमरा रही थी। चीन और पाकिस्तान ने बीजिंग में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों को एक मेज पर बैठाया और किसी तरह समझा बुझाकर 8 अप्रैल 2026 को 2 सप्ताह के एक अस्थायी युद्ध विराम यानी सीज फायर पर राजी कर लिया। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक आधिकारिक बयान दिया था कि वे पाकिस्तान और चीन के अनुरोध पर और दुनिया को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए कुछ समय के लिए अपने हमले रोक रहे हैं। इस खबर से दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली थी और तेल की कीमतें थोड़ी नीचे आई थीं, लेकिन वह शांति केवल एक छलावा थी। पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही थी वो मई आते आते पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अमेरिका की शर्त थी कि ईरान को अपने सभी परमाणु ठिकानों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हमेशा के लिए सील करना होगा और अपने मिसाइल कार्यक्रम को बंद करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपनी सेना पूरी तरह नहीं हटाता और उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध खत्म नहीं करता, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और नतीजा ये हुआ कि बातचीत का टेबल टूट गया।
आज यानी मई 2026 के मध्य में हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इस समय समंदर में एक डबल नाकेबंदी यानी डुअल ब्लॉकेड की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की नौसेना ने ईरान के चारों तरफ एक अभेद्य घेराबंदी कर दी है ताकि ईरान चाहकर भी समंदर के रास्ते कोई व्यापार न कर सके। दूसरी तरफ ईरान ने फारस की खाड़ी को पूरी तरह से अपने मिलिट्री कंट्रोल में ले लिया है। ईरान ने अब एक नया पैंतरा चला है। वो हॉर्मुज के रास्ते को पूरी तरह बंद रखने के बजाय वहां से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज से भारी टैक्स वसूलने के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है। जो देश ईरान को टैक्स नहीं देंगे या जो अमेरिका के दोस्त हैं, उनके जहाज़ों को ईरान की सेना सीधे जब्त कर रही है या उन पर ड्रोन से हमले कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली खबर अभी पिछले 48 घंटों के भीतर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी मीडिया संस्थाओं के हवाले से सामने आई है। लीक हुई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने ये मान लिया है कि कूटनीति से इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। वे अब ईरान पर एक और बहुत बड़ा, फाइनल और निर्णायक हमला करने की फुलप्रूफ तैयारी कर चुके हैं और ये हमला अगले कुछ ही दिनों में यानी इसी हफ्ते शुरू हो सकता है। इस बार की रणनीति पिछले हमलों से बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक है। इस बार अमेरिका सिर्फ आसमान से बमबारी नहीं करेगा। प्लान ये है कि अमेरिकी नौसेना के सील्स और स्पेशल कमांडो को सीधे ईरान की धरती पर उतारा जाएगा। ये कमांडो ईरान के पहाड़ों के नीचे बने उन बंकरों के भीतर घुसेंगे जहां ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम यानी वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर मटीरियल छुपा कर रखा है। अमेरिकी सेना का मकसद उस यूरेनियम को जबरन अपने कब्जे में लेना या उसे वहीं नष्ट करना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिकी बूट्स ईरान की धरती पर पड़ते हैं तो ये सीधे तौर पर एक पूर्ण विकसित जमीनी युद्ध यानी फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन होगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के साथ खड़े देश चुप नहीं बैठेंगे। रूस, जो पहले से ही यूक्रेन संकट के बाद से अमेरिका से नाराज है और ईरान को लगातार अपने आधुनिक सुखोई लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है, वो इस युद्ध में सीधे तौर पर कूद सकता है। चीन भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जैसे देश असमंजस में हैं। वे अमेरिका के दोस्त तो हैं, लेकिन वे ईरान की मिसाइलों के सीधे निशाने पर भी हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस की तीली जल चुकी है। यही वो असली वजह है, यही वो खौफनाक ग्लोबल बैकग्राउंड है जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इस आने वाले आर्थिक तूफान से बचाने के लिए एडवांस में तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने देश के नागरिकों से जो सोना न खरीदने की अपील की है वो कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक किले को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी ढाल है। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण के बाद आपके दिमाग से अमेरिका ईरान युद्ध, हॉर्मुज संकट और भारत के सोने के कनेक्शन को लेकर चल रहे सारे डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये दुनिया शांति की तरफ लौटेगी या एक विनाशकारी महायुद्ध की आग में झुलस जाएगी।